नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। दिल्ली के चुनावों की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग ने ये घोषणा कर भी दी है, लेकिन इस घोषणा में निकल कर क्या आया है, क्योंकि जमीन पर क्या होता है और डेट्स क्या दी जाती हैं, इन दोनों चीजों में अलग अलग बातें होती हैं। अब तक आचार संहिता नहीं लगी थी और उसके लगने से पहले एक विवादित व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी में, जिनको अब कुछ विश्लेषक बीजेपी के मणिशंकर अय्यर बोल करके संबोधित कर रही है। पॉलिटिकल एनालिस्ट अमिताभ तिवारी जी अब हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत अमिताभ जी। बात हो रही है यहाँ पर रमेश बिधूड़ी की। हम जानते हैं कि मणिशंकर अय्यर ने कितना क्रूशल रोल प्ले किया था भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनको अपनी कैंपेन माउंट करने के लिए कि वो क्या बोलें, किस तरीके से अपनी योजना बनाएं। तो मैंने देखा कल आपने एक ट्वीट किया जिसमें आपने बोला रमेश बिधूड़ी, जो चॉइसेस्ट ऑफ अब्यूजेस जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर दानिश अली को दी, जिन्होंने प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़क बनाने की बात करी, जो और भी तमाम बातें कर रहे हैं, आतिशी के पिता, आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उनके पिता के बारे में कुछ कुछ बोल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो विपक्ष के लिए एक ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं इस दिल्ली के चुनाव में, जिसकी घोषणा आज हो गई? देखिए, रमेश बिधूरी जी का टिकट जब कटा था लोकसभा में, तो उनके उस विवादित बयान को रीजन दिया गया था कि उसकी वजह से टिकट कटा है उनका। तो मुझे लगता है कि उसके बाद भी उन्होंने उससे सबक लिया नहीं है। देखिए, और हमने देखा है कांग्रेस में कैसे सैम पित्रोदा या मणिशंकर अय्यर जी ऐन मौके पर कुछ न कुछ ऐसा बयान देते हैं, जिसकी वजह से बाजी जो है वो पूरी की पूरी पलट जाती है या बाजी एक एक तरफा हो जाती है। अब मैंने जब ये कहा तो इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई है वो महिला वोट की है। हमने देखा है कि एमपी, महाराष्ट्र, झारखंड तीनों जगहों पर एक कैश सपोर्ट इनकम स्कीम था। लाडली बहन योजना, लाडली बहना योजना, मैया सम्मान योजना, इस तरह करके स्कीम्स थे। और जिस-जिस गवर्नमेंट ने ये स्कीम अनाउंस किया, अनाउंस नहीं, अनाउंस भी किया और इम्प्लीमेंट भी किया, उसको 2/3 से 3/4 जीत मिली। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी को महिला सपोर्ट अगर आप देखें, तो पिछले इलेक्शन में 60% महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को वोट किया, भाजपा को 35%। अब वोट शेयर के हिसाब से आम आदमी पार्टी को 54% वोट मिला था और भाजपा को 39, यानी लीड 15% की थी। अब अगर महिलाओं में 25% की लीड है, तो 25 इंटू 50% उनकी आबादी है लगभग, यानी 12.5% आउट ऑफ दिस 15% लीड महिलाओं से आती है। क्योंकि पुरुषों में जो लीड है वो सिर्फ 6% की है। 49% आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं, 43% भाजपा को वोट करते हैं। 6% की लीड पुरुषों में, जिससे 6 इंटू 50%, 3% वोट शेयर, और 25% की लीड महिलाओं में इंटू 50, 12.5%। तो 12% महिला, 3% पुरुष, यानी महिलाओं के वोट के ऊपर सारा दारोमदार आम आदमी पार्टी का टिका हुआ है। क्योंकि फ्री बिजली, पानी, स्कूल्स में इंप्रूवमेंट, बेटर हेल्थ और फ्री बस ट्रैवल, ये 5 स्कीम्स उनके लिए डेडिकेटेड है लार्जली। अब महिला सम्मान योजना आम आदमी पार्टी ने अनाउंस तो करी, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुई, क्योंकि ये बस मिस हो गई उनसे। अब महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, एमपी हो, 3 से 6 महीने कैश ट्रांसफर हुआ था उन राज्यों में। अब हमने देखा कि कांग्रेस ने भी अनाउंस कर दिया 2500 रुपए, और जैसा भाजपा का भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है झारखंड में, गोगो महिला योजना, गोगो दीदी योजना, यहाँ पर भी वो अनाउंस करेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो महिला सम्मान योजना है, ये प्रॉमिस वर्सेस प्रॉमिस हो जाएगा, वादा वर्सेस वादा। आपने वादा किया है, सामने वाले ने भी वादा किया। तो जो सरकार होती है वो वादा नहीं कर सकती, सरकार को एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना होता है। विपक्ष वादा कर सकता है। तो महिला वोटरों में कहीं ना कहीं इस बार आम आदमी पार्टी एक
थोड़ी कमजोर हुई थी इस महिला सम्मान योजना को ना इम्प्लीमेंट करने की वजह से। और जैसे ही महिलाओं के प्रति आपने ये बयान देना शुरू किया, चाहे वो प्रियंका गांधी जी का बयान, प्रियंका गांधी के बारे में हो, या सीएम के बारे में, उनके पिता के बारे में हो, हमने देखा कैसे उन्होंने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जिसमें वो भावुक हो गई। तो ये महिला सपोर्ट जो कहीं ना कहीं हिल सकता था, या बिना उसके हिले भाजपा जीत ही नहीं सकती, उस वोट बैंक पर जो भी आपको थोड़ी बहुत लीड शायद इस बार उम्मीद थी, वो कहीं ना कहीं इस बयान से मुझे लगता है, या इस तरह की बयान अगर आते रहेंगे तो उससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और इसलिए मैंने उसको वो कंपैरिजन करके लिखा था। बिल्कुल, लेकिन देखिए चाहे मणिशंकर अय्यर हों या सैम पिट्रोडा हों, कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए दिखे, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा खास एक्शन लिया नहीं। सैम पिट्रोडा वापस आ गए हैं उस पद पर, और मणिशंकर अय्यर थोड़े से इरेलीवेंट हो गए हैं राजनीति में, ओल्ड एज, लेकिन अपना प्राइम तो उन्होंने राजनीति में देख ही लिया। ऐसे में आपको लगता है रमेश बिधूड़ी, जो ये माना जा रहा था कि वो सजा भुगत रहे हैं, टिकट ना पा करके सजा भुगत रहे हैं अपने बयानों का, वो कोई बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ा उनके बोलने की शैली में? देखिए, ये भी सरप्राइजिंग है, क्योंकि ये तो आप कांग्रेस में उम्मीद कर सकते हैं कि भाई कांग्रेस हाईकमांड का उतना कंट्रोल या ताकत नहीं थी कि वो मणिशंकर अय्यर या सैम पित्रोदा के खिलाफ, चलो एक्शन लिया उन्होंने उस वक्त तो, और फिर उसको वापस ले लिया। तो ये और भी सरप्राइजिंग है कि भाजपा जैसी पार्टी में जहां हाईकमांड कल्चर इतना स्ट्रांग है, हाईकमांड के नाम से लोग डरते हैं, वहां पर ऐसी बयानबाजी अगर बार-बार हो रही है, तो ये एक बहुत सरप्राइजिंग विषय है। अब देखना पड़ेगा कि भाजपा इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। लेकिन अ, वही वाली बात है कि महिला वोटर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इन जैसे लोगों को रेन इन करना पड़ेगा, नहीं तो महिला वोट बैंक में जो सेंध मारने की कोशिश है भाजपा की, कहीं न कहीं वो उसको धक्का पहुँच सकता है। अमिताभ जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपको लगता है डैमेज हैज बीन डन, या फिर अभी भी गुंजाइश है? अब देखिए, चुनाव की घोषणा तो हो गई, अब लगभग 1 महीना है बचा हुआ चुनाव होने में। तो इस 1 महीने में अभी भी बहुत सारी चीजें हैं वो डैमेज कंट्रोल की जा सकती हैं, खास तौर से इस महिला वोटर के लिए, और दिल्ली में वो कितनी महत्वपूर्ण है ये तो किसी से छुपा नहीं। नहीं, डैमेज हुआ है, लेकिन ये कहना कि डैमेज हैज़ बीन डन, क्योंकि टिल द लास्ट वोट इज़ काउंटेड, इट इज़ डिफिकल्ट टू से कि डैमेज हैज़ बीन डन और नॉट, बिकॉज़ ये पोस्टमार्टम एनालिसिस ही रहेगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं एक एक मुश्किल चुनाव तो लड़ रही है इस बार। अगर हम देखें तो, मैं हमेशा उनका जो रिसर्च है, उनके जो सोशल मीडिया है, पोस्ट है, उनके जो स्पोक्स पर्सन्स आते हैं, किसी भी डिबेट पे आप देखेंगे तो बहुत तैयारी के साथ आते हैं। लेकिन एज़ अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर मुझे पहली बार आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन्स कहीं न कहीं रेटोरिकल बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत सारे डिबेट्स पर। अब देखिए, 10 साल से उनकी सरकार है, और उपलब्धियां अगर आप देखेंगे तो पहले 5 साल में कहीं ज्यादा रही हैं। हम्म। फ्री बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक्स और स्कूल्स, ये 4 जो बड़ी उनकी उपलब्धियां हैं वो फर्स्ट टर्म की है। सेकंड टर्म में मुझे कोई फ्री बस ट्रैवल छोड़ करके कोई ऐसी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन नहीं नजर आता। उसका कारण जरूर है कि 1 डेढ़ साल वो एक पॉलिटिकल लीगल बैटल करते रहे भाजपा के साथ, जिसमें उनके बहुत सारे लीडर्स अंदर रहे। और अरविंद केजरीवाल जी ने खुद माना है कि भाई 3 विषयों पर वो अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए, यमुना क्लीनिंग, एयर पॉल्यूशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स की बात वो कर रहे हैं। हम्म। तो 10 साल के पीरियड में 5 साल बहुत अच्छा रहा है, 5 साल ठीक-ठाक रहा है। और कहीं न कहीं 3 लेयर्स ऑफ एंटी इनकम्बेंसी हो गई है। एक सीएम प्लस मिनिस्टर, एंटी इनकम्बेंसी बोलिए या करप्शन एलिगेशंस है, अब सही है, गलत है, वो नैरेटिव तो चलेगा दोनों तरफ से, और रिजल्ट जब आएगा तब पता चलेगा। एक एमएलएस, एक एंटी इनकम्बेंसी होती ही हमने देखा है। 26 सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी जब से आई है तब से 3 बार जीती है, यानी 3 में से तीनों बार 26 सीटें जीती हैं। हम्म। अब सेफोलॉजी के हिसाब से हम लोग उसको सेफ और वेरी स्ट्रांग सीट मानते हैं, लेकिन हमने देखा है लोकसभा में
कि बीजेपी बहुत सारी सेफ और स्ट्रॉन्ग सीटें हार गई, क्योंकि एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी उस एमपी या एमएलए के खिलाफ डेवलप हो जाती है। और एवरी स्ट्रेंथ इज अ वीकनेस। कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथ होता है, और ओवर कॉन्फिडेंस वीकनेस होता है, और थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है। तो 26 सीटें वैसी हैं। और तीसरी लेयर ऑफ एंटी इनकम्बेंसी आ गई है एमसीडी चुनाव आपके जीतने की वजह से। क्योंकि जो दिल्ली सरकार एक सैंडविच गवर्नमेंट है आम आदमी पार्टी की, थोड़ी विक्टिम कार्ड वो प्ले करती थी। इट थ्राइव्स इन अ एरा ऑफ कॉन्फ्रंटेशन। तो पहले क्या था कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करने दे रही, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारा पावर ले लिया है, एमसीडी में बीजेपी का कंट्रोल है, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो वो एक विक्टिम कार्ड का भी उनको एक बेनिफिट मिलता था, सिंपैथी मिलती थी। अब दो लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट आपके साथ है, तो उसका भी कहीं ना कहीं आपको जो बेनिफिट मिलता था वो शायद अब ना मिले। तभी आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी खुद काफी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ उसका एक चल पड़ी है। पुजारियों को 18,000 रुपए, एलजी मंदिरों को गिराने की बात कर रहे हैं। बीजेपी किसी भी स्टेट में पुजारियों को नहीं देती मेहनताना या ऑनोरेरियम, तो वो भी इस बात को समझ रहे हैं। तभी वो इसका डायरेक्शन जो है एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन है, एनवायरनमेंट है। अब इसको एनकैश करने के लिए भी सामने वाले, ठीक है एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन सामने वाली पार्टी जो दो दल है, भाजपा और कांग्रेस पार्टी, क्या वो इसको एनकैश कर सकते हैं, इसका सवाल है ना। और मैंने हमेशा कहा है कि भाजपा की जो दिल्ली यूनिट है, इट इज वन ऑफ द वीकेस्ट यूनिट्स ऑफ बीजेपी इन दी एंटायर कंट्री। कोई भी लीडर सेटल नहीं हुआ है। सतीश उपाध्याय, मनोज तिवारी, किरण बेदी, हर्षवर्धन जी, बहुत सारे लीडर्स को उन्होंने ट्राई किया है, लीडरशिप मामले में सेटल नहीं हो पाया है। ठीक है, तो लीडर आपके पास है नहीं जो अरविंद केजरीवाल को चैलेंज करे। तभी आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने यहां पर ऑलरेडी 2 रैलीज कर दी हैं। तो हेवी लिफ्टिंग पीएम, होम मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, इन लोगों के ऊपर दारोमदार रहने वाला है। तो भाजपा जिसने प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन छोड़ दिया हरियाणा और महाराष्ट्र में, जहां पर नरेंद्र मोदी जी को पीछे लिया गया, 4 रैलीज और 9 रैली करी, हाइपर लोकल कॉन्टेस्ट किया सीट बाय सीट, वो यहां पर हाइपर लोकल कॉन्टेस्ट क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हाइपर लोकल कॉन्टेस्ट करने के लिए भी आपको 70 चेहरे तो चाहिए ना, जो 70 चेहरे उन एमएलए के खिलाफ लड़ सके। तो क्योंकि बीजेपी यहाँ पे हाइपर लोकल कॉन्टेस्ट जो उसका चला है महाराष्ट्र और हरियाणा में नहीं कर पा रही है, तभी प्राइम मिनिस्टर को उसको सामने लाना पड़ा है, या अरविंद केजरीवाल को वो टारगेट कर रहे हैं। तो क्या ये प्रेसिडेंशियल स्टाइल जो बीजेपी खुद छोड़ चुकी है पिछले 6 महीने में, चलेगी या नहीं चलेगी? जो लोकसभा में आप कह सकते हैं कि नहीं चली थी, अदरवाइज 60-65 सीटें कम नहीं होती। तो ये सारी बातें हैं, अब देखना पड़ेगा कि बीजेपी इस एनवायरनमेंट का फायदा उठा पाती है कि नहीं, उसके पास वो स्ट्रक्चर है कि नहीं। ठीक है, एक चीज अमिताभ जी मैं और जानना चाहता हूं, आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग बात शुरुआत में बोली कि जो महिला वोटर है, जहां पर आम आदमी पार्टी को खासी दिक्कत झेलनी पड़ती, क्योंकि वो वादा करते हुए नहीं दिख सकते हैं 10 साल के सत्ता के बाद। आपने कुछ किया हुआ दिखना चाहिए। जैसे अगर आप सम्मान देना भी चाहते हैं तो सम्मान 10 साल बाद मिलेगा अगर जीतेंगे, वो वाला आर्गुमेंट नहीं चलता। लेकिन ये बयान शायद कुछ हद तक आपके फेवर में केस बिल्ड करें। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए जब से आम आदमी पार्टी आई दिल्ली में, खास तौर से 2013 का चुनाव, 15 का चुनाव, 20 का चुनाव और अब 2024 का, मैं सिर्फ विधानसभा की बात कर रहा हूं, कभी भी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं हुआ है, गठबंधन नहीं हुआ है। पोस्ट पोल अलायंस हुआ है, प्री पोल नहीं हुआ। एक ही बार हुआ, वो हुआ 2024 लोकसभा, उसके भी नतीजे कोई बहुत अच्छे नहीं आए। ऐसे में आपको लगता है कि ये एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी या स्मार्ट मूव था कांग्रेस के साथ ना जाना, आपके हिसाब से? ये देखिए, जब अब ये 2 बातें हैं इसमें। एक है कि आम आदमी पार्टी का जो भी वोट शेयर या वोटिंग सेगमेंट्स हैं, वो सारा का सारा कांग्रेस का ही है आज की डेट। 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 48% वोट था, आज 4% है। और वहीं आम आदमी पार्टी उस वक्त तो लड़ी नहीं थी, तो 0% थी, 54% पे पहुंची हुई है। तो चाहे वो अपर कास्ट हो, गरीब गुरबा हो, मिडिल क्लास हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सारा का सारा वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर हुआ है।
तो अब इसमें दो बातें हैं। लोकसभा में भी जब अलायंस हुआ तो बहुत इसकी चर्चा हुई कि क्या दोनों का वोट शेयर सीमलेसली ट्रांसफर होगा। बहुत लोगों ने कहा, उसमें बड़े-बड़े सोशियोलॉजिस्ट का भी ये मानना था कि आम आदमी पार्टी के पास भी एंटी कांग्रेस वोट है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एंटी कांग्रेसिज्म या इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट लार्जली उनका कांग्रेस सरकार के ही खिलाफ था दिल्ली और नेशनल लेवल पे। तो ये वोट ट्रांसफर नहीं होगा। जबकि मेरा शुरू से मानना था कि आम आदमी पार्टी का जो भी वोट ब्लॉक है आज, वो पूरा का पूरा कांग्रेस का ही है। हम्म, एंटी बीजेपी वोट हैज मूव्ड फ्रॉम कांग्रेस टू आम आदमी पार्टी एंड हम्म, बीजेपी स्टिल रिटेन्स दैट एंटी कांग्रेस या आप उसे कह लीजिए एंटी आप वोट है। तो हम्म, अगर आप देखेंगे 2019 लोकसभा में 18% आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का 23% यानी 41% वोट था। 2024 में दोनों को मिला के 42% वोट आया है। 24% 18% यानी पूरा वोट ट्रांसफर, क्योंकि वो एंटी बीजेपी वोट है तो वो ट्रांसफर होता है। तो हम्म, अगर विधानसभा चुनाव होता तो ये वोट ट्रांसफर होता। ये बात है, इसमें ट्रांसफरेबिलिटी में मुश्किल नहीं होती। अब मुस्लिम वोटर है, सिख वोटर है, थोड़ी जाके बीजेपी को वोट कर देता। सिख हो सकता है करते, लेकिन मुस्लिम्स की टेंडेंसी शायद कम होती। लेकिन लोकसभा में कांग्रेस के पास वोट है, तभी वो ट्रांसफर हो रहा है ना। 18% वोट था, 23% वोट था, विधानसभा में है ही नहीं, 4 या 5% ही वोट है, तो वो क्या ट्रांसफर होगा? वो एक सवाल है। हम्म, दूसरा ये भी है कि अगर कांग्रेस लड़ती है तो थोड़ा ऑपोजिशन वोट स्प्लिट भी होता है कि भाई कांग्रेस भी शोर मचाएगी, कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएगी, तो उससे ऑपोजिशन वोट स्प्लिट हो सकता है, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिले। तो ये दो कारण हैं लार्जली, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि ये आम आदमी पार्टी ने ये अलायंस जो है वो लार्जली नहीं किया है। और कांग्रेस के लोकल यूनिट का बहुत प्रेशर रहा कि भाई 2 बार से अकाउंट नहीं खुला है और इस बार भी अगर अलायंस कर लें तो परमानेंटली आम आदमी पार्टी की पिछलग्गू पार्टी आप करार दिए जाएंगे दिल्ली में। तो वो भी उनका भी प्रेशर होगा एंड कांग्रेस हैज नथिंग टू लूज। जीरो जीरो सीटें हैं तो क्या फर्क पड़ता है? अगर कुछ नहीं भी आया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ आ गई। हाँ, कांग्रेस की ये स्ट्रेटेजी जरूर है कि ये वोट जो आम आदमी पार्टी के पास है वो अपना वोट है, तो उसकी अगर घर वापसी हो जाए थोड़ी बहुत भी, और सिचुएशन ऐसी कर दी जाए जैसे 2013 की थी कि आम आदमी पार्टी बिना कांग्रेस के की मदद के सरकार ही ना बना पाए, क्योंकि कांग्रेस लड़ने जीतने के लिए थोड़ी लड़ रही है, वो तो गेम बिगाड़ने के लिए लड़ रही। बीजेपी हम्म, का वो कोई खास गेम नहीं बिगाड़ सकती। लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को क्यों टारगेट कर रही, बीजेपी को क्यों नहीं कर रही? भाई बीजेपी के पास तो एंटी कांग्रेस वोट है ना, तो वो वोट तो वैसे भी कांग्रेस पार्टी को नहीं आएगा। आपके पास एंटी बीजेपी वोट है, तो हम्म, एंटी बीजेपी वोट कांग्रेस ले सकती है, एंटी कांग्रेस वोट कैसे ले? सही तो बात। नेचुरल है कि वो आम आदमी पार्टी को टारगेट करेगी। मैं अमिताभ जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए 2020 का अगर आपको याद हो विधानसभा दिल्ली, इट वाज वेरी कम्युनली चार्ज्ड। शाहीन बाग, सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट, इसमें पहले अरविंद केजरीवाल का समर्थन उस प्रदर्शन को, और बाद में फिर एकदम चुप्पी पकड़ लेना, फिर एकदम से हनुमान प्रेम, हनुमान मंदिर जाना, वो प्रेम उनका दोबारा देखने को मिल रहा है। लेकिन बीजेपी की तरफ से उस तरीके से कोई भी कम्युनली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर प्रस्तुत अभी तक नहीं हुआ है जैसे 2020 में हुआ था कि वो पाकिस्तान है वो दिल्ली का, इस तरीके की बातें, प्लस दिल्ली में राइट्स भी हुए थे। तो आपको लगता है इस बार दिस मिसिंग, और अच्छा हाँ, इस सब के बाद बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा विधानसभा में, ऐसा नहीं है कि उनका वोट शेयर नहीं बढ़ा। तो ये कहना कि बीजेपी कुछ भी अचीव नहीं कर पाई, वो हुआ था लेकिन सीट में ट्रांसफर नहीं हो पाया। इस बार माइनस उस तरीके की रेटरिक जो नहीं हो रही है, व्हाट आर दी एक्स फैक्टर्स आपके हिसाब से इन जो जो प्ले में हो सकते हैं दिल्ली के चुनाव? देखिए, एक्स फैक्टर तो सबसे बड़ा है कि जो एलिगेशंस लगे हैं आम आदमी पार्टी या टॉप लीडरशिप पे लिकर गेट में, उस वो उसका जनता में कितना असर है, यानी क्रेडिबिलिटी जो है आम आदमी पार्टी की, जो एक पार्टी विद अ डिफरेंस, कट्टर ईमानदार नेता की जो छवि है अरविंद केजरीवाल की, उस पे कितना आघात पहुंचा है।
वो एक एक्स फैक्टर रहने वाला है। दूसरा है कि भाई कांग्रेस पार्टी कितना अच्छा प्रदर्शन करती है। 1%, 2%, 3, 4, 5% भी वोट शेयर बढ़ेगा तो वो तो आम आदमी पार्टी से ही उसका लेगी वो वोट, वो भाजपा को नहीं डैमेज करेगी। तो थोड़ा बहुत भी डैमेज जो है वो करेगी आ, आम आदमी पार्टी को ही, कांग्रेस पार्टी। तीसरा है कि ये जो मैनिफेस्टो प्रोमिसेस की जंग है, किसके प्रॉमिस पे जनता विश्वास करती है। अभी दोनों तरफ से ही प्रॉमिसेस चल रही हैं। एक ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन केजरीवाल 1.0 का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतर है वर्सेस केजरीवाल 2.0। और अब वो भी जो अनाउंसमेंट्स पे ही डिपेंड कर रहे हैं, ऑटो ड्राइवर, पुजारी, आपको संजीवनी योजना एटसेट्रा। तो ये तीन तो ये हो गए। हाँ मैंने लिखे थे, अभी लिख ही रहा था कहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ अब है कि ये कितना बीजेपी इसको हाइपर लोकल कॉन्टेस्ट बना सकती है। ये चुनाव जो है, ये अरविंद केजरीवाल या प्रेसिडेंशियल स्टाइल तो बीजेपी 2 बार नहीं जीती पिछली बार से। तो प्रेसिडेंशियल स्टाइल ये चुनाव बीजेपी का जीतना मुश्किल है। बीजेपी तभी जीत सकती है जब सीट बाय सीट वहां आम आदमी पार्टी के लोकल एमएलएस की नॉन परफॉर्मेंस को उजागर करे, और जैसा हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ है, नुक्कड़ सभाएं, छोटी छोटी मीटिंग्स करके, मतलब धीरे धीरे जमीन काटने वाली बात, जो कि जबकि आम आदमी पार्टी पूरी प्रेसिडेंशियल स्टाइल लड़ रही है। और एक और है कि भाई कितना लेवल ऑफ एंटी इनकम्बेंसी है आम आदमी पार्टी एमएलए के, माफ कीजिए, मेरी समझ में नहीं आया, कृपया दोबारा। कितनी लेवल ऑफ एंटी इनकम्बेंसी है आम आदमी पार्टी के एमएलए के खिलाफ। तो लार्जली ये 5 फैक्टर्स हैं। कितना लिकर गेट का असर होता है, और वो असर मिडिल क्लास वोट जो है उसके ऊपर होगा। कांग्रेस कितना डैमेज करती है आम आदमी पार्टी को, ये माइनॉरिटी वोट पर होगा, सिख और मुस्लिम मतदाता। अब एक और आंकड़ा आपको देता हूं, 83% मुस्लिम्स वोटेड फॉर आम आदमी पार्टी, ओनली 3% फॉर बीजेपी। तो लीड कितने की है? 80%। आबादी कितनी है? 13%। तो 13 into 80, 15% की जो लीड है उसमें से 10% मुस्लिम समुदाय से ही आ रहा है। सिख समुदाय से 2% की लीड आती है, 12, और हिंदू समुदाय से 3% की लीड आती है, 15। ये लीड का ब्रेकअप है। तो माइनॉरिटी वोट बहुत क्रूशियल है, 12%। अब कितनी लेयर ऑफ एंटी इनकम्बेंसी है, कितना एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है? 26 सीटों पर 3 बार से जीत रहे हो, थोड़ी बहुत होगी। 20 एमएलए आपने चेंज किए हैं। मनीष सिसोदिया और राखी बिरला जो 3 बार से जीत रहे हो, आपने खुद ही उनके सीट बदले हैं, यानी आप भी समझ रहे हैं उस बात को। और बीजेपी इसको हाइपर लोकल करती है नहीं, अभी दिख रही है प्रेसिडेंशियल करते हुए, लेकिन हाइपर लोकल कर रही है या कर पाएगी या नहीं, ये रिजल्ट के बाद पता चलेगा। क्योंकि ये जो छोटी मीटिंग्स होती हैं, अगर आरएसएस वगैरह कर रही हैं, तो इसका कोई प्रचार नहीं होता, ये पता नहीं चलता है। हम लोग भी जब महाराष्ट्र घूम रहे हैं, ये इतनी छोटी होती है माइक्रो लेवल पे कि आप इसको जज नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, और उसकी पब्लिसिटी भी नहीं होती है। तो ये ब्रॉडली 4-5 एक्स फैक्टर्स हैं। और महिला वोट, जरूर महिला वोट के ऊपर सब कुछ है। 3M का चुनाव है, महिला, मिडिल क्लास और मुस्लिम वोट, या माइनॉरिटीज के लिए। मिडिल क्लास वोटर जो भाजपा का ट्रेडिशनल वोट बैंक पूरे देश में है, ठीक है, मिडिल क्लास वोटर भाजपा को वोट करता है। यहां पर 55% मिडिल क्लास वोटर आम आदमी पार्टी को वोट कर रहा है, और लगभग 39% भाजपा को वोट करता है। देखिए, ये स्विंग स्टेट है दिल्ली, इतना बड़ा स्विंग ऑफ फॉर्च्यून्स कहीं नहीं होता। हम स्प्लिट वोटिंग पैटर्न देखते हैं, यानी स्प्लिट यानी लोकसभा में कोई और पार्टी जीत रही है, विधानसभा में कोई और, वही सेट ऑफ वोटर्स, सेम सेट ऑफ वोटर्स विद इन लेस देन 1 ईयर। तो क्या है कि 54% वोट आम आदमी को आता है विधानसभा में, वो गिर करके 24 हो जाता है। 30% स्विंग वोटर है, लेकिन 30% पूरा का पूरा भाजपा के पास नहीं जाता। 15% जाता है भाजपा के पास, जो 39 से 54 हो जाती है, और 15% चला जाता है कांग्रेस के पास, जो 4 से 19 हो जाती है। तो ये जो 30% स्विंग वोटर है, उसमें 15% तो एंटी बीजेपी वोटर है,
क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से कांग्रेस की तरफ जा रहा है। ये वोट आसानी से वापस आ सकता है आम आदमी पार्टी के पास। लेकिन जो 15% वोटर आप से बीजेपी और बीजेपी से आप जा रहा है, इसका मतलब ये भी है कि वो बीजेपी का भी हार्डकोर या आइडियोलॉजिकल वोटर नहीं है। वो लाभार्थी हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी को और स्टेट इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को। ये ब्रांड केजरीवाल और ब्रांड मोदी वोटर भी हो सकता है, जो सिर्फ लीडरशिप पे वोट करता है। ये पूर्वांचली वोटर हो सकता है, जो नॉर्थ ईस्ट ईस्ट दिल्ली में बीजेपी को जिताता है लोकसभा में और यहाँ सारी सीटें लगभग आम आदमी पार्टी जीतती है। ये गरीब हो सकते हैं, ये पंजाबी खत्री हो सकते हैं जो आपको वोट कर रहे हैं बीजेपी को, लेकिन वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में जहां इनकी आबादी है आम आदमी पार्टी को करते हैं। सिख वोटर हो सकते हैं, बनिया वोटर हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं। अब बीजेपी को पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये 15% वोटर हैं कौन, जो हमें बार बार वोट कर रहे हैं लोकसभा में और विधानसभा में उधर चले जाते हैं, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल वोटर नहीं है, ये हिंदुत्व का वोटर नहीं है। और दूसरा, उसको रिटेन कैसे किया जाए। अब इस बार का ही चुनाव देख लीजिए, लोकसभा में 50% मिडिल क्लास ने भाजपा को वोट किया है दिल्ली में। अगर वो 50% वोट कर जाए तो भाजपा निकाल लेगी चुनाव, लेकिन यही नंबर गिर के 35 हो जाता है। तो जो मिडिल क्लास स्विच हो रहा है, भाजपा, ये जो आम आदमी पार्टी के क्रेडिबिलिटी, तभी ये शीश महल और लिकर गेट जो एलिगेशन है कि भाई ये पार्टी कहती बहुत कुछ थी, लेकिन हमारे और कांग्रेस या किसी मतलब एक आम पार्टी की तरह ही है। आम आदमी पार्टी एक आम पार्टी की तरह ही है। ये उसके इमेज को ब्रेक करने की है, क्योंकि मिडिल क्लास वोटर अगर टिक जाता है, क्योंकि मिडिल क्लास देखो लाभार्थी नहीं है। देखिए दिल्ली का पर कैपिटा इनकम 5.31 लाख है, जो कि भारत के पर कैपिटा इनकम से दुगना से भी ज्यादा है। तो ये लाभार्थी वोटर भी नहीं है, लेकिन ये नॉन आइडियोलॉजिकल है। लीडरशिप पे कभी इसको वोट करता है, कभी उसको वोट करता है। तो इसकी लड़ाई है, इसको पकड़ने की लड़ाई चल रही है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी समय निकालने के लिए। और आज जब चुनाव की घोषणा हुई है कि किस दिन होगा, उस एक एक्स फैक्टर्स बताने में, और क्या आम आदमी पार्टी के लिए रमेश बिधूड़ी वो एक्स फैक्टर होंगे, इसके बारे में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संकेत, ऑलवेज अ प्लेजर।